नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचलों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। यूक्रेन में दर्दनाक हवाई हादसा, राजधानी कीव में स्कूल पर गिरा हेलीकॉप्टर, गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिस्किर और 2 अन्य मंत्रियों समेत कई लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने इस हादसे में साजिश की संभावना से नहीं किया इनकार। युद्ध के मोर्चे पर एक के बाद एक मिले झटके के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, यूक्रेन में जीत की है गारंटी, इसमें नहीं है कोई शक। विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, यूक्रेन की आड़ में अमेरिका बना रहा है रूस को निशाना। नाटो प्रमुख ने यूक्रेन के लिए हथियारों की आपूर्ति में वृद्धि की अपील की। मालदीव की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ की द्विपक्षीय मुलाकात, कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। एस जयशंकर ने कहा, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत देगा 100 मिलियन की अतिरिक्त मदद। ब्रिटेन में हजारों नर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को फिर किया काम का बहिष्कार, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ा दबाव। नर्सिंग कर्मियों की 19% वेतन वृद्धि की है मांग, सरकार सिर्फ 5% बढ़ाने पर अड़ी, गुरुवार को भी जारी रहेगी हड़ताल। फ्रांस में प्रस्तावित पेंशन सुधार योजना के विरोध में गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल, लगभग सभी कर्मचारी संगठन हड़ताल में शामिल होने पर हुए सहमत। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के बड़े पैमाने पर बाधित रहने की आशंका, कई हाई स्पीड ट्रेन रहेंगी रद्द। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री सहित कई लोग मारे गए। वहीं रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध जारी है। युद्ध में एक दूसरे पर भारी पड़ने को लेकर दोनों सेनाओं के अपने अपने दावे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध के करीब 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन में ना तो विध्वंस का सिलसिला थमा, न ही मौत का। करीब आधे यूक्रेन में रूसी सेना का प्रहार जारी है, तो यूक्रेनी सेना भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटती दिख रही है। कुछ दिन पहले सोलेदार पर कब्जा कर बखमुत की तरफ बढ़ने वाले रूसी दावे को खारिज कर यूक्रेन भीषण लड़ाई की बात कहती रही है, जिसके दावे में यूक्रेन ने कई बार आमने सामने की लड़ाई का वीडियो फुटेज भी जारी किया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसकी सेना फिलहाल दोनेत्स्क क्षेत्र में रूसी कब्जे वाले ओब्लास्ट से रूसी सेना को भगाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसलिए जंग की तीव्रता को देखते हुए क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवकों ने गांवों से लोगों को निकालने में सारी ताकत झोंक दी है। हालांकि स्वयंसेवकों के लिए सबसे मुश्किल काम ये है कि इस इलाके में मौजूद कई लोग अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते। एक परिवार अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहता। कई लोग हमसे छिप रहे हैं। हम यहाँ से 5 लोगों को निकालने आए थे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ 10 लोग फंसे हैं। इस बीच विध्वंसक लड़ाई के बीच एक खबर राजधानी कीव से आई, जहाँ एक दुर्घटना में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कम 16 लोगों की मौत हो गई। हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिस्किर और उप मंत्री किरिलो टोमचेंको की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 10 बच्चे सहित 22 लोग घायल हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर का हादसा कीव से लगे शहर ब्रोवरी में बच्चों के एक स्कूल के पास हुआ। फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश महज एक हादसा है या फिर इस पर कोई हमला किया गया। इस हादसे में गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिरस्की समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई है। गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिरस्की के अलावा उनके पहले डिप्टी येवेन येनिन और स्टेट सेक्रेटरी यूरी लुबकोविच की मौत हुई है।
इस बीच रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों पर तीखा हमला करते हुए रूस द्वारा विशेष सैन्य अभियान में लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री लावरोव ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन के सारे फैसले पश्चिमी देश ले रहे हैं ताकि दोनों देशों के टकराव का इस्तेमाल रूस को खत्म करने के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई उनके खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा शुरू की गई हाइब्रिड वार का जवाब है। हम टकराव को खत्म करने के लिए पश्चिम द्वारा किसी भी पहल को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों से भविष्य में होने वाली वार्ताएं सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं होंगी। इस बीच घमासान युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति ने सेंट पीटर्सबर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस की जीत को लेकर उन्हें कोई आशंका नहीं है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने सैन्य औद्योगिक परिसर का दौरा कर हथियार उत्पादन में और तेजी लाने का निर्देश दिया। सेंट पीटर्सबर्ग में कर्मचारियों से रूबरू होते हुए यूक्रेन युद्ध में फतह हासिल करने का उन्होंने वायदा भी किया। दुनिया को रूस की जीत को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस युद्ध में रूसी लोगों की एकजुटता, हमारे सैनिकों का साहस और वीरता और हमारी रक्षा इकाई की टेक्नोलॉजी इस युद्ध में हमें जीत दिला देगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने यूक्रेन स्थित परमाणु संयंत्र चेर्नोबिल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान परमाणु दुर्घटना को रोकने में मदद के लिए परमाणु संयंत्र के पास सुरक्षा विशेषज्ञों की मौजूदगी को बढ़ाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में वैश्विक हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इन हालातों से निपटने के तरीकों को लेकर चेतावनी भी दी। गुटरेस ने कहा कि दुनिया कई मोर्चों पर बड़े संकटों का सामना कर रही है। इस पर अब तक बहुत कुछ किया भी जा चुका है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बड़े खतरों के नुकसान को नियंत्रित करने और अवसरों का लाभ लेने के लिए सभी को मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने जीवाश्म ईंधन के प्रति बढ़ती निर्भरता को कम करने और प्रकृति के खिलाफ किए जा रहे युद्ध को रोकने का भी आह्वान किया। बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में जीने की बढ़ती लागत और वेतन को लेकर लंबे विवादों के बीच शिक्षकों और नर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को फिर हड़ताल कर दी। ये हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहेगी। नर्सिंग कर्मियों से संघ ने कहा है कि अगर जनवरी के अंत तक वार्ता में तेजी नहीं आई तो फरवरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के नर्सिंग स्टाफ की अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल में वो शामिल होंगे। कर व महंगाई के बोझ तले नर्सिंग कर्मियों के लिए जीवन यापन चुनौती बन गया है। नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि 19% वेतन वृद्धि हो। सरकार सिर्फ 5% पर अड़ी है। ब्रिटिश सरकार एक साथ कई हड़तालों से जूझ रही है। नर्सिंग कर्मियों से पहले से रेलवे व पोस्टल कर्मी भी हड़ताल कर रहे हैं। एक साल में ही ब्रिटेन में महंगाई 10% से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन वेतन वृद्धि महज 4% या इससे भी कम हुई है। इसी वजह से कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच खींचतान चल रही है। केवल ब्रिटेन में नहीं बल्कि फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। फ्रांस में प्रस्तावित पेंशन सुधार योजना का भारी विरोध हो रहा है। योजना के विरोध में गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। लगभग सभी प्रमुख कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे परिवहन सेवाओं के बड़े पैमाने पर बाधित रहने की आशंका है। फ्रांस में प्रस्तावित पेंशन सुधार योजना का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। परिवहन संचालकों ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। पेरिस के सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर ने कहा है कि 3 मेट्रो लाइन सेवा से बाहर रहेंगी, जबकि 10 अन्य केवल आंशिक रूप से ही संचालित होंगी। राष्ट्रीय ट्रेन ऑपरेटर ने कहा है कि गुरुवार को कई हाई स्पीड ट्रेनें रद्द रहेंगी। 5 में से सिर्फ एक ही सेवा में रह सकती है। 2007 के एक कानून के तहत हड़ताल के दौरान परिवहन कर्मचारियों को न्यूनतम सेवा बनाए रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। परिवहन मंत्री क्लेमेंट ब्यून ने लोगों से संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। आप देखिए, 18 और 60 साल के बीच आपके पास पहले से ही 42 साल फर्श पर रेंगते प्लम्बर का काम करना है। इस योजना के बाद आपको 2 साल और काम करना होगा। इस उम्र में 2 साल बहुत समय होता है। ये आयु पार्क में टहलने की होती है। नई योजना के तहत सरकार का इरादा है कि साल 2030 से रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 64 कर दी जाए।
इसके अलावा पूरी पेंशन लेने के लिए नौकरी की न्यूनतम अवधि को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। कोविड और फिर बढ़ती महंगाई से जूझ रहे फ्रांस के बड़े तबके ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। ये एक दुर्लभ मौका है जब फ्रांस के लगभग सभी प्रमुख कर्मचारी संगठन गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करने के लिए सहमत हुए हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार के इस कदम से मध्य वर्ग पर बोझ बढ़ेगा। उन्हें पूरी पेंशन पाने के लिए ज्यादा साल काम करना होगा और इस दौरान वो अपनी तनख्वाह से भारी टैक्स भी भरते रहेंगे। मैं पेंशन सुधार से सहमत नहीं हूँ। जब मैं 18 साल का था तब मैंने काम शुरू किया और मैं थक गया हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, थोड़ा समय जीने के लिए। मैं कभी नहीं रुका। फ्रांस की सरकार इसे वक्त की जरूरत बता रही है। नई योजना के तहत पूरी पेंशन पाने के लिए लोगों को कम से कम 43 साल नौकरी करनी होगी। ये नियम 2027 से लागू करने की योजना है। सरकार ने पुलिस और दमकल कर्मियों जैसे कुछ खास पेशों को इस नियम से छूट दी है। सरकार का तर्क है कि फ्रांस के लोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा जीते हैं, इसलिए उन्हें काम भी ज्यादा समय के लिए करना चाहिए। नई योजना लागू होने से फ्रांस के हर कामगार को न्यूनतम तनख्वाह का 85% यानी करीब 1200 यूरो हर महीने मिला करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2022 में वादा किया था कि 2027 में बतौर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले वो बजट के घाटे को यूरोपीय संघ की तय सीमाओं से कम कर देंगे। श्रम मंत्रालय के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने से पेंशन सिस्टम में श्रम योगदान 17.7 अरब यूरो बढ़ जाएगा। इससे 2027 तक पेंशन व्यवस्था संतुलित होने लगेगी। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से 3 लाख लोग काम के लिए उपलब्ध होंगे, जो जीडीपी के लिए अच्छा संकेत है। हाल के एक सर्वेक्षण में फ्रांस के लोगों ने माना था कि पेंशन प्रणाली में सुधार तो जरूरी है, लेकिन सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वो नहीं होना चाहिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने बुधवार को मार्क एंजेल को चैम्बर के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना। ग्रीक सांसद इवा कैली की जगह लेंगे, जिन्हें कतर के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से हाथ धोना पड़ा था। दूसरे दौर के मतदान में समाजवादी सदस्य मार्क एंजेल को 307 वोट मिले, जबकि उन्हें 296 के आंकड़ों की जरूरत थी। चलिए अब चलते हैं एशिया की ओर। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को मालदीव पहुंचे। इस दौरान उनके विदेशी समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने मनाधू पहुंचने पर उनका स्वागत किया। दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने मालदीव में 45 प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से 23 को पूरा कर लिया है। विदेश मंत्री ने साथ ही सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन के मालदीवियन रुपये के अतिरिक्त अनुदान की भी घोषणा की। विदेश मंत्री ने साथ ही हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विकास परियोजना और 4000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण की भी सराहना की। उन्होंने साथ ही कहा कि ये परियोजनाएं मालदीव में विकास और रोजगार लेकर आएंगी। As the Hanimadhu airport commences in the north, we are also privileged to be a partner, of course, in another very ambitious project in the capital. Construction of 4,000 social housing units at Holmhalle is also progressing well, and I believe that too will contribute to meeting the needs of the Maldivian people. This project, when completed, will actually transform the lives and livelihood of all the people in the north of Maldives. और आइए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान कितना ही अपना बदला हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन देश में कट्टरपंथ अपने चरम पर है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं देश में लगभग सभी फैसले अब शरिया कानून के तहत लिए जा रहे हैं।
दुनिया को बदला हुआ तालिबान दिखाने का भुलावा देकर सत्ता पर काबिज होने वाले शासन पिछले कई महीनों से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहले महिलाओं को शिक्षा से दूर किया, फिर उनके नौकरी करने पर पाबंदी लगा दी। तालिबानी शासन की काली छाया खेलों पर भी पड़ी। तालिबान हुक्मरानों ने करीब 1 महीने पहले पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून को लागू करने का फरमान सुना दिया, जिसके तहत खुले में फांसी देना, सरेआम कोड़े बरसाना जैसी सजा पर अमल किया जा रहा है। ऐसी ही घटना 2 दिन पहले कांधार प्रांत स्थित अहमद शाही स्टेडियम में हुई, जब चोरी और पुरुषों से दुष्कर्म के 9 आरोपियों पर प्रांत के गवर्नर हाजी जैद की मौजूदगी में 35 से 40 कोड़े बरसाए गए और चोरी के 4 आरोपियों के हाथ काट दिए गए। इतना ही नहीं, पिछले दिसंबर में तालिबान ने एक व्यक्ति को सरेआम फांसी पर लटका दिया था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह अफगानिस्तान में पहली सार्वजनिक फांसी की सजा थी। हालांकि सार्वजनिक रूप से दुनिया भर में तालिबानी हरकतों की निंदा की गई। दरअसल नवंबर के दूसरे हफ्ते में तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शरिया कानून के तहत सजा पर अमल करने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले भी अगस्त 2021 में तालिबान ने शरिया कानून लागू करने का संकेत देते हुए सबसे पहली चोट फैशन की दुनिया पर की। एक फरमान सुनाकर दुकान के आगे रखे सभी पुतलों के चेहरों को पूरी तरह ढकने का आदेश दिया गया। दुकानदारों ने धंधे पर बुरा असर पड़ने का हवाला देते हुए आमदनी कम होने और सरकारी राजस्व पर बुरा असर पड़ने की बात कहते हुए विरोध किया, जिसके बाद तालिबान को अपना फैसला बदलना पड़ा। तब यह तय हुआ कि कपड़ा व्यापारी पुतले हटाने या सिर कलम करने के बजाय उसे ढककर परिधान का प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात कर देश में महिलाओं की स्थितियों पर चर्चा की। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और जापान के अनुरोध पर यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर तालिबान से महिलाओं पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था। खैर, पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ शरिया कानून के माध्यम से शासन करना तालिबान के भविष्य की रूपरेखा तय करता दिख रहा है। ऐसे में इस्लाम की रक्षा के नाम पर तालिबान की करतूत से न सिर्फ अफगानिस्तान के सामाजिक ढांचे में बिखराव होगा, बल्कि देश को कई गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुकी मारिया रसा कर चोरी के आरोपों से मुक्त हो गई हैं। इसे मारिया ने न्याय की जीत बताया। रसा की समाचार वेबसाइट रैपर पर कर चोरी के गंभीर आरोप लगे थे। आज तथ्य सच्चाई जीत गई, इंसाफ जीत गया। 2021 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया रसा के लिए ये जीत और कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा उनकी खुशी से लगाया जा सकता है। मारिया रसा की समाचार वेबसाइट रैपर पर कर चोरी के गंभीर आरोप लगे थे। कर चोरी का आरोप राज्य की राजस्व एजेंसी ने लगाया था। राजस्व एजेंसी के मुताबिक मारिया रसा की समाचार वेबसाइट रैपर ने विदेशी निवेशकों को 2015 की डिपॉजिटरी रसीदों की बिक्री की आय को अपने कर रिटर्न से हटा दिया था, जो बाद में इसके लाइसेंस को रद्द करने के लिए प्रतिभूति नियामक का आधार बन गया। उन्होंने कहा कि मेरा बरी होना सिर्फ रैपर के लिए नहीं है, ये हर फिलीपींस वासियों के लिए है जिन पर कभी भी अन्यायपूर्ण आरोप लगे हों। आरोपों से बरी होने में थोड़ा समय जरूर लग गया, लेकिन न्याय हो गया। ये सिर्फ रैपर के लिए नहीं है, बल्कि फिलीपींस के हर उस नागरिक के लिए है जिस पर कभी अन्यायपूर्ण आरोप लगाया गया है। मारिया रसा न्यूज साइट रैपर की सह संस्थापक हैं। उन्होंने 2012 में इस वेबसाइट को शुरू किया था। रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने फिलीपींस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा रूप से जीता था। बता दें कि फिलीपींस एशिया में पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है। रैपर फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तो और उनकी नीतियों की खुलेआम आलोचना करने वाले कुछ फिलीपींस मीडिया संगठनों में से एक है। रैपर खासतौर पर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर लोगों को बिना कानूनी कार्रवाई के मार डालने की दुतेर्ते की नीतियों का पुरजोर विरोध करता रहा है। इसके अलावा मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी इस न्यूज साइट पर कई आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किए गए हैं।
ये आरोप, जैसे कि आप जानते हैं, राजनीति से प्रेरित थे। वे हमारे लिए अविश्वसनीय थे। सत्ता का निर्लज दुरुपयोग और पत्रकारों को अपना काम करने से रोकना। मारिया रसा को अपने पेशे के कारण कई मामलों में गिरफ्तार भी किया गया है। वो 2016 से 2021 के दौरान ऑनलाइन दुर्व्यवहार का खूब शिकार हुई और उन्हें लगातार धमकियां भी मिलीं। एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें फेसबुक पर 1 घंटे में औसतन 90 से अधिक घृणित लिंग आधारित संदेश प्राप्त हुए। उनका कहना है कि ये सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। पिछले 2 सालों में रेसा के खिलाफ 10 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। उन्हें 2019 में 2 बार गिरफ्तार किया गया था। जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तत्काल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है और सुनामी की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। स्थानीय लोग घबराकर घरों से बाहर भी निकल आए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। इसका केंद्र उत्तरी मालुकू प्रांत में टोबेलो के उत्तर पश्चिम में 150 किलोमीटर पर समुद्र में 60 किलोमीटर की गहराई पर था। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान व भूभौतिकी एजेंसी ने सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। होनोलुलु में प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने पहले कहा था कि पास के इंडोनेशियाई तटों के लिए एक संभावित खतरा है, लेकिन जल्द ही उसने वो नोटिस वापस ले लिया। टोक्यो के उच्च न्यायालय ने बुधवार को फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 3 पूर्व अधिकारियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। उन्हें फिर से 2011 आपदा के दौरान लापरवाही के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। वहीं नागरिक समूह के कार्यकर्ताओं ने फैसले के खिलाफ अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के अपने प्रयासों को जारी रखने का संकल्प दोहराया। चलिए अब बात करते हैं और देखते हैं अमेरिकाना। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को जल्द ही एक बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा छीना जा सकता है। रिपब्लिकन सांसद एंडी विक्स ने प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया है। विधेयक में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने की मांग की गई है। इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भेजा गया है। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि वह अपने देश में हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी दिखा रहा है और उसके खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बना रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय इसको लेकर पाकिस्तान को प्रमाणित करेगा। चलिए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला सिस्टर आंद्रे का 118 साल की उम्र में निधन हो गया। आंद्रे ने मंगलवार को फ्रांस के टूलोन शहर में अंतिम सांस ली। आंद्रे का जन्म 11 फरवरी 1904 को फ्रांस में हुआ था। आंद्रे ने ज्यादातर उम्र धर्म और सेवा में बिताया। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसीसी नन सिस्टर आंद्रे मंगलवार की रात सोई तो हमेशा के लिए सो गईं। भाई से मिलने की इच्छा थी, लेकिन कुदरत ने इसे पूरा नहीं होने दिया और उन्होंने 118 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिस्टर आंद्रे ने मंगलवार फ्रांस के टूलान शहर में अंतिम सांस ली। उम्र का 119वां पड़ाव पूरा होने में महज 1 माह रह गया था। उनके प्रवक्ता ने बताया कि वो विशेष रूप से सक्षम थीं, देख नहीं सकती थीं और व्हीलचेयर के सहारे ही इधर उधर जा सकती थीं। उनका असली नाम लुइलिस रैंडन था। 1904 में दक्षिणी फ्रांस के एक प्रोटेस्टेंट परिवार में पैदा हुई। सिस्टर लांद्रे का जन्म उसी वर्ष हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से 1 दशक पहले न्यूयॉर्क की मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। 26 साल की उम्र में उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपना लिया। 41 साल की उम्र में नन के कल्याणकारी संस्था में शामिल हो गईं। सिस्टर आंद्रे को तब विची के एक अस्पताल में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 31 साल तक काम किया था। बाद में फिर वो भूमध्य सागरीय तट वाले टूलान चली गईं और वहीं रहने लगीं। सिस्टर आंद्रे दुनिया में फैली 2 महामारियों
और 2 विश्व युद्ध को देखा। 2021 की शुरुआत में सिस्टर आंद्रे का नर्सिंग होम भी कोविड-19 महामारी की चपेट में आ गया था, जिससे वो भी संक्रमित हो गई थीं। हालांकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी और स्वस्थ होकर घर लौट आई थीं। तब उन्होंने मृत्यु को आज़ादी बताया था। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें पिछले साल अप्रैल में सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया था, जब जापानी महिला केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पिछले साल सिस्टर आंद्रे ने पत्रकारों से कहा था कि उनके लंबे जीवन का रहस्य काम करना और दूसरों की देखभाल करना है। उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि काम मार देता है, लेकिन मुझे तो काम ने ही जिंदा रखा है। लोगों की सेवा का जज्बा था जो 108 साल की उम्र तक वो काम करती रहीं। हालांकि सिस्टर आंद्रे ने अपने डीएनए नमूनों का विश्लेषण करने के अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी लंबी उम्र का रहस्य केवल उनके भगवान को ही पता है। अपने अंतिम साक्षात्कार में उन्होंने लोगों से एक दूसरे की मदद और नफरत के बजाय प्यार करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम ये सब साझा करते हैं तो चीजें बहुत बेहतर होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।